मित्रों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर जासूसी से भरी हुई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है खाली घर का रोमांच। और यह को जानकर हैरानी होगी कि खाली घर के अंदर किस प्रकार का रोमांच हो रहा था। वर्ष 1894 में बसंत में माननीय रोनाल्ड एडियर की अत्यंत असामान्य और अकल्पनीय परिस्थिति में हुई हत्या ने पूरे लंदन को चर्चित कर दिया था और फैशन जगत को स्तंभ कर दिया था। पुलिस जांच में जो भी अपराध सामने आया, जनता को वह सब कुछ पहले ही पता चल चुका था। लेकिन उस समय बहुत कुछ दबा दिया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला इतना मजबूत था कि सभी तथ्यों को सामने लाना जरूरी नहीं था। अब लगभग 10 वर्षों के बाद मुझे उन लुप्त कड़ियों को बताने का अवसर मिला है जो उस उल्लेखनीय श्रृंखला की पूरी कड़ी का निर्माण करती हैं। अपराध अपने आप में दिलचस्प था, लेकिन वह दिलचस्पी मेरे लिए उस अकल्पनीय परिणाम की तुलना में कुछ भी नहीं थी जिसने मुझे मेरे साहसिक जीवन की किसी भी घटना से ज़्यादा बड़ा सदमा और आश्चर्य दिया। अब भी इस लंबे अंतराल के बाद जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं रोमांचित हो उठता हूँ और एक बार फिर खुशी, विस्मय और अविश्वास की उस अचानक बाढ़ का अनुभव करता हूँ जिसने मेरे मन को पूरी तरह से डुबो दिया था। मैं उस जनता से कहना चाहता हूँ जिसने उन झलकियों में कुछ रुचि दिखाई है जो मैंने कभी कभी एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति के विचारों और कार्यों के बारे में उन्हें दी है, कि यदि मैंने उनके साथ अपना ज्ञान साझा नहीं किया तो वे मुझे दोष न दें, क्योंकि ऐसा करना मुझे अपना पहला कर्तव्य लगता। यदि मुझे उन स्वयं के मुंह से एक सकारात्मक निषेध द्वारा रोका नहीं गया होता जिसके पिछले महीने की 3 तारीख को ही वापस ले लिया गया था। यह कल्पना की जा सकती है कि शर्लक होम्स के साथ मेरी घनिष्ठता ने मुझे अपराध जगत में गहरी रुचि दी होगी और उसके लापता होने के बाद भी मैं जनता के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान से पढ़ने से नहीं चूका और मैंने अपनी निजी संतुष्टि के लिए एक से ज़्यादा बार उनके समाधान में उनके तरीकों को अपनाने की कोशिश की है। हालांकि मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। हालांकि रोनाल्ड एडियर की इस त्रासदी जैसा कोई और तरीका मुझे पसंद नहीं आया। जब मैंने जांच पड़ताल के दौरान सबूत पढ़े जिसके परिणाम स्वरूप किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ जानबूझकर हत्या का फैसला सुनाया गया, तो मुझे शर्लक होम्स की मौत से समाज की हुई क्षति का पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट एहसास हुआ। मुझे यकीन था कि इस अजीबोगरीब मामले में कुछ ऐसे बिंदु थे जो उसे खास तौर पर पसंद आए होंगे और पुलिस के प्रयासों को यूरोप के पहले आपराधिक एजेंट के प्रशिक्षित अवलोकन और सतर्क दिमाग ने और भी मजबूत किया होगा, या शायद पहले से ही पूर्व अनुमानित किया होगा। पूरे दिन अपने दौरे पर गाड़ी चलाते हुए मैंने मामले को अपने दिमाग में घुमाया और मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला जो मुझे पर्याप्त लगा हो। मैं एक बार फिर दोहराई गई कहानी कहने के जोखिम के साथ उन तथ्यों को दोहराऊंगा जो जांच के समापन पर जनता को ज्ञात थे। मान्य रोनाल्ड एडियर अर्ल ऑफ म्यूनिख के दूसरे पुत्र थे, जो उस समय ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों में से एक के गवर्नर थे। एडियर की मां मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने ऑस्ट्रेलिया से लौटी थी और वह उनका बेटा रोनाल्ड और उनकी बेटी हिल्ड्रा 427 पार्क लेन के साथ रह रहे थे। युवक सबसे अच्छे समाज में रहता था। जहाँ तक ज्ञात था उसका कोई दुश्मन नहीं था और कोई विशेष दुर्गुण भी नहीं था। उसकी सगाई कस्टेड की मिस एडिथ वुडली से हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले आपसी सहमति से यह सगाई टूट गई थी और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि इससे कोई बहुत गहरा एहसास हुआ हो। बाकी के लिए उस व्यक्ति का जीवन एक संकीर्ण और पारंपरिक दायरे से चलता था, क्योंकि उसकी आदतें शांत और स्वभाव भाव शून्य थे। फिर भी वह इस
सहज युवा अभिजात वर्ग पर 30 मार्च 1894 की रात 10 और 11 बजे के बीच एक अत्यंत विचित्र और अप्रत्याशित रूप में मृत्यु आ पड़ी। रोनाल्ड एडियर ताश के पत्तों के शौकीन थे, लगातार खेलते थे, लेकिन कभी भी ऐसी बाजी नहीं लगाते जिससे उन्हें नुकसान हो। वे वाडकिन, कैडविश और बेगाटेल कार्ड क्लबों के सदस्य थे। यह साबित हुआ कि अपनी मृत्यु के दिन रात के खाने के बाद उन्होंने बाद वाले क्लब में विशिष्ट का रबड़ खेला था। उन्होंने दोपहर में भी वहां खेला था। उनके साथ खेलने वाले श्री मरे, सन जॉन हार्डी और कर्नल मोरन के साक्ष्य से पता चला कि खेल विशिष्ट का था और ताश के पत्ते लगभग बराबर गिरे थे। एडेयर को 5 पाउंड का नुकसान हो सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उनकी संपत्ति बहुत बड़ी थी और इस नुकसान का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। वे लगभग हर दिन किसी न किसी क्लब में खेलते थे, लेकिन वे एक सतर्क खिलाड़ी थे और आमतौर पर जीतते थे। साक्ष्य में यह बात सामने आई कि कर्नल मोरन के साथ साझेदारी में उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ग्राडफे मिलनर और लॉर्ड बालमोरल से एक बैठक में 420 पौंड तक जीते थे। उनके हालिया इतिहास के बारे में इतना ही है जैसा कि जांच में सामने आया। अपराध वाली शाम को वह ठीक 10 बजे क्लब से लौटा। उसकी माँ और बहन किसी रिश्तेदार के यहाँ शाम बिताने बाहर गई थी। नौकरानी ने बयान दर्ज दिया कि उसने उसे दूसरी मंजिल पर सामने वाले कमरे में घुसते सुना था, जो आमतौर पर उसका बैठक खाना होता था। उसने वहां आग जलाई थी और जब धुआं उठा तो उसने खिड़की खोल दी। 11:20 तक, यानी लेडी म्यूनिथ और उसकी बेटी के लौटने के समय तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। शुभ रात्रि कहने की इच्छा से उसने अपने बेटे के कमरे में घुसने की कोशिश की थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और उनके बीच चीखने, चिल्लाने और खटखटाने का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मदद ली गई और दरवाज़ा तोड़ा गया। वह बदकिस्मत युवक मेज के पास पड़ा मिला। रिवॉल्वर की गोली से उसका सिर बुरी तरह से शत विकसित हो गया था, लेकिन कमरे में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं मिला। मेज पर 10-10 पाउंड के 2 बैग नोट और 17 पाउंड के 10-10 के नोट, जो अलग अलग राशियों में छोटे छोटे ढेरों में सजे थे, पड़े थे। कागज के एक पन्ने पर कुछ आकृतियां भी थी जिनके सामने क्लब के कुछ मित्रों के नाम लिखे थे, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि अपनी मृत्यु से पहले वह ताश के पत्तों पर अपनी हार जीत का हिसाब लगाने का प्रयास कर रहा था। परिस्थितियों की सूक्ष्म जांच से मामला और भी पेचीदा हो गया। पहली बात तो यह कि युवक ने अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद किया होगा, इसका कोई कारण नहीं बताया जा सका। संभावना यह थी कि हत्यारे ने ऐसा किया होगा और बाद में खिड़की से भाग गया होगा। हालांकि गड्ढा कम से कम 20 फुट नीचे था और नीचे पूरी तरह खिले हुए कोकरोच के फूल बिछे हुए थे। न तो फूलों पर न जमीन पर किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई निशान था और न ही घर को सड़क से अलग करने वाली घास पर उस संकरी पट्टी पर कोई निशान थे। इसलिए जाहिर था कि दरवाज़ा युवक ने ही बंद किया था। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? कोई भी बिना निशान छोड़े खिड़की तक नहीं चढ़ सकता था। मान लीजिए किसी ने खिड़की से गोली चलाई होती तो वह वाकई एक अद्भुत गोली होती जो रिवॉल्वर से इतना घातक घाव कर सकती थी। फिर पार्क लेन पर एक आम रास्ता है और घर से 100 गज की दूरी पर एक टैक्सी स्टैंड है। किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी और फिर भी वहाँ मृत व्यक्ति था और रिवॉल्वर की गोली, जो नरम नाक वाली गोलियों की तरह तेजी से फैल गई थी और इस तरह एक ऐसा घाव दिया जिसने तुरंत मौत हो गई। पार्क लेन रहस्य की परिस्थितियाँ ऐसी ही थी, जो किसी भी उद्देश्य के अभाव के कारण और भी जटिल हो गई। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, युवा एडवेयर का कोई दुश्मन नहीं था और कमरे में रखे पैसे या कीमती सामान को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। पूरे दिन मैं इन तथ्यों पर विचार करता रहा, किसी ऐसे सिद्धांत पर पहुंचने की कोशिश करता रहा जो इन सबको एक सूत्र में पिरो सके और उस न्यूनतम प्रतिरोध की रेखा को ढूंढने की कोशिश करता रहा जिसे मेरे बेचारे दोस्त ने हर जांच का प्रारंभिक बिंदु घोषित किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। शाम को मैं पार्क में टहल रहा था और लगभग 6 बजे
खुद को पार्क लेन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट छोर पर पाया। फुटपाथ पर आवारा लोगों का एक समूह जो एक खास खिड़की की ओर देख रहे थे। मुझे उस घर की ओर इशारा कर रहा था जिसे देखने में आया था। रंगीन चश्मे वाला एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसके बारे में मुझे पूरा शक है कि वह सादे कपड़ों में जासूस है, अपना कोई सिद्धांत बता रहा था, जबकि बाकी लोग उसकी बातें सुनने के लिए उसके आसपास जमा हो गए थे। मैं जितना हो सके पास गया, लेकिन उसके अवलोकन मुझे बेतुके लगे, इसलिए मैं फिर से कुछ घृणा से पीछे हट गया। ऐसा करते हुए मेरी टक्कर एक बुजुर्ग विकृत व्यक्ति से हुई जो मेरे पीछे था, और मैंने उसके हाथ में रखी कई किताबें गिरा दी। मुझे याद है कि जब मैंने उन्हें उठाया तो मैंने उनमें से एक का शीर्षक देखा, वृक्ष पूजा की उत्पत्ति, और मुझे लगा कि यह कोई बेचारा पुस्तक प्रेमी होगा जो या तो पेशे से या शौक से अस्पष्ट पुस्तकों का संग्रह करता होगा। मैंने इस दुर्घटना के लिए उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये किताबें जिनके साथ मैंने दुर्भाग्य से इतना बुरा व्यवहार किया था, उनके मालिक की नज़र में बहुत कीमती थी। तिरस्कार की से गुर्राते हुए वह अपनी एडी पर पलटा, और मैंने देखा कि उसकी झुकी हुई पीठ और सफ़ेद बगल वाली मूछें भीड़ में गायब हो गई। नंबर 427 पार्क लेन के मेरे अवलोकन में उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला जिसमें मेरी रुचि थी। घर सड़क से एक नीची दीवार और रेलिंग से अलग था, जो पूरी तरह से 5 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए किसी के लिए भी बगीचे में जाना बिल्कुल आसान था, लेकिन खिड़की तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि वहां कोई पानी का पाइप या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे सबसे सक्रिय व्यक्ति भी उस पर चढ़ सके। पहले से कहीं ज़्यादा उलझन में मैं केसिंगटन की ओर वापस लौट आया। मुझे अपना अध्ययन कक्ष में 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि नौकरानी यह कहने के लिए अंदर आई कि एक व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अजीब बूढ़ा पुस्तक संग्रह करता था। उसके सफ़ेद बालों के गुच्छों से उसका तीखा मुरझाया हुआ चेहरा झांक रहा था, और उसकी कीमती किताबें कम से कम 1 दर्जन उसके दाहिने हाथ के नीचे दबी हुई थी। आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित हैं महोदय, उसने अजीब ककर्ष आवाज़ में कहा। मैंने स्वीकार किया कि मैं था। खैर, मेरे पास एक सेवक है श्रीमान, और जब मैंने आपको इस घर में जाते हुए देखा तब मैं आपके पीछे पीछे लंगड़ाता हुआ आया, तो मैंने मन ही मन सोचा मैं बस अंदर जाऊंगा और उस दयालु सज्जन से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि यदि मैं थोड़ा रूखा व्यवहार करूंगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मेरी पुस्तकें उठा ली। आप इस छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, मैंने कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? ठीक है महोदय, अगर यह बहुत बड़ा आदमी न हो तो मैं आपका पड़ोसी हूं, क्योंकि आपको चर्च स्ट्रीट के कोने पर मेरी छोटी सी किताबों की दुकान मिल जाएगी, और मुझे यकीन है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। शायद आप खुद ही किताबें ले आएं। महोदय, यहाँ ब्रिटिश बर्ड्स, कैटुलस और द होली वार हैं। हर एक किताब बहुत सस्ती है। 5 खंडों में आप उस दूसरी शेल्फ की जगह भर सकते हैं। यह तो बहुत अव्यवस्थित लग रहा है ना महोदय? मैंने अपना सिर पीछे रखी अलमारी की ओर देखने के लिए घुमाया। जब मैं मुड़ा तो शर्लक होम मेरी स्टडी टेबल के उस पार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं खड़ा हुआ कुछ सेकंड तक उसे पूरी तरह से विस्मय से देखता रहा, और फिर ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार बेहोश हो गया हूँ। मेरी आंखों के सामने एक धूसर धुंध जरूर घूम गई, और जब वह छटी तो मैंने पाया कि मेरे कॉलर के सिरे खुले हुए हैं और मेरे होठों पर ब्रांडी का झनझनाता हुआ स्वाद है। होम्स मेरी कुर्सी पर झुका हुआ था, उसके हाथों में उसका फ्लास्क था। मेरे प्यारे वाटसन, उस याददाश्त से मेरी भरी आवाज़ ने कहा, मैं तुमसे हजार बार माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम इतने प्रभावित हो जाओगे। मैंने उसकी बाँह पकड़ ली। होम्स, मैं चिल्लाया, क्या यह सचमुच तुम हो? क्या यह सच में हो सकता है कि तुम जिंदा हो? क्या यह संभव है कि तुम उस भयानक खाई से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हो? जरा रुको, उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई बातचीत करने के लायक हो?
मैंने अपनी बेवजह के नाटकीय अंदाज से तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा दिया है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन होम्स, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हे भगवान, यह सोचकर कि तुम और सब लोगों में से तुम मेरे अध्ययन कक्ष में खड़े हो, मैंने फिर से उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे नीचे उसकी पतली मांसल बाह को महसूस किया। खैर, तुम कोई भूत तो हो नहीं, मैंने कहा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बैठो और मुझे बताओ कि तुम उस भयानक खाई से कैसे जिंदा निकले। वह मेरे सामने बैठा और अपने पुराने बेपरवाह अंदाज में सिगरेट सुलगा रहा था। उसने किताब विक्रेता वाला घिसा पीटा फ्रॉक कोट पहना हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति का बाकी शरीर मेज पर सफ़ेद बालों और पुरानी किताबों के ढेर में बिखरा पड़ा था। होम्स पहले से ही ज़्यादा दुबला और चुस्त लग रहा था, लेकिन उसके तीखे चेहरे पर एक सफ़ेद रंगत थी जो मुझे बता रही थी कि हाल ही में उसका जीवन स्वस्थ नहीं रहा। मुझे खुद को आगे बढ़ाने में खुशी हो रही थी। वाटसन, उन्होंने कहा, यह कोई मजाक नहीं है कि एक लंबे आदमी को कई घंटों तक अपनी लंबाई कम करनी पड़े। अब मेरे प्यारे दोस्त, इन स्पष्टीकरणों के मामले में अगर मैं आपकी मदद चाहूँ तो हमारे सामने एक कठिन और ख़तरनाक रात का काम है। शायद यह बेहतर होगा कि जब यह काम पूरा हो जाए तो मैं आपको पूरी स्थिति का विवरण दूँ। मैं उत्सुकता से भरा हुआ हूँ। मैं अभी सुनना चाहता हूँ। तुम आज रात मेरे साथ आओगे, जब आप चाहें और जहाँ चाहें। यह तो वाकई पुराने दिनों जैसा ही था है। जाने से पहले हमें भरपेट खाना खाने का समय मिल जाएगा। खैर, उस खाई की बात, मुझे उसमें से निकलने की कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं उसमें कभी था ही नहीं। आप कभी इसमें शामिल नहीं थे? नहीं वॉटसन, मैं उसमें कभी नहीं था। तुम्हारे लिए मेरा नोट बिल्कुल सच्चा था। मुझे ज़रा भी शक नहीं था कि मैं अपने कैरियर के अंत पर पहुंच गया हूं। जब मैंने स्वर्गीय प्रोफेसर मोरियार्टी की कुछ भयावह आकृति को सुरक्षा की ओर ले जाने वाले संकरे रास्ते पर खड़े देखा, मैंने उनकी धूसर आंखों में एक अटल उद्देश्य देखा। इसलिए मैंने उनसे कुछ बातें की और एक छोटा सा नोट लिखने के लिए उनकी विनम्र अनुमति प्राप्त की, जो बाद में तुम्हें मिला। मैंने उसे अपनी सिगरेट की डिब्बी और अपनी छड़ी के पास छोड़ दिया और मैं रास्ते पर चल पड़ा। मोरियार्टी अभी भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। जब मैं अंत पर पहुंचा तो मैं पीछे हट गया। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, बल्कि वह मुझ पर झपटा और अपनी लंबी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली। वह जानता था कि उसका अपना खेल खत्म हो चुका है और वह बस मुझसे बदला लेने के लिए बेचैन था। हम गिरने के कगार पर लड़खड़ा रहे थे। हालांकि मुझे बरिस्तू या कुश्ती की जापानी पत्ती का कुछ ज्ञान है, जो एक से ज़्यादा बार मेरे बहुत काम आई है। मैं उसकी पकड़ से फिसल गया और वह एक भयानक चीख के साथ कुछ सेकंड तक बेतहाशा लात मारता रहा और अपने दोनों हाथों से हवा में पंजे मारता रहा। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपना संतुलन नहीं बना पाया और गिर पड़ा। मैंने उसे किनारे पर मुंह करके दूर गिरते देखा। फिर वह एक चट्टान से टकराया, उछलकर पानी में जा गिरा। मैंने इस स्पष्टीकरण को आश्चर्य से सुना, जो होम्स ने सिगरेट के कशों के बीच दिया था। लेकिन पग चिन्ह, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दो लोग उस रास्ते पर गए और कोई वापस नहीं लौटा। यह इस तरह हुआ जिस क्षण प्रोफेसर गायब हुए। मुझे एहसास हुआ कि भाग्य ने मेरे लिए कितना असाधारण सौभाग्य रखा है। मैं जानता हूँ कि मोरियार्टी अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने मेरी मौत की कसम खाई थी। कम से कम 3 और लोग थे जिनकी मुझसे बदला लेने की इच्छा उनके नेता की मौत की ओर बढ़ जाती। वे सभी बेहद खतरनाक आदमी थे। कोई ना कोई मुझे जरूर पकड़ लेता। दूसरी ओर, अगर पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूँ, तो वे आज़ादी ले लेंगे और ये लोग ये खुद को खोल देंगे और देर सवेर मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूँ। तब मेरे लिए यह घोषणा करने का समय आ जाएगा कि मैं अभी भी जीवितों की दुनिया में हूँ। दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है कि मुझे लगता है कि मैंने यह सब प्रोफेसर मोरियार्टी के रीचेनबाख फॉल की तलहटी तक पहुँचने से पहले ही सोच लिया था। मैं खड़ा हुआ और अपने पीछे की चट्टानी दीवार का निरीक्षण किया।
इस मामले के आपके सचित्र विवरण में, जिसे मैंने कुछ महीने बाद बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, आपने दावा किया कि दीवार खड़ी थी। यह अक्षरशः सच नहीं था। कुछ छोटे मोटे पैर रखने के स्थान दिखाई दिए और एक कगार का कुछ संकेत भी था। चट्टान इतनी ऊंची थी कि उस चट्टान पर चढ़ना स्पष्ट रूप से असंभव था और गीले रास्ते पर बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ना भी उतना ही असंभव था। यह सच है कि मैं अपने जूते उलट सकता था, जैसा कि मैंने ऐसे ही मौक़ों पर किया है, लेकिन एक ही दिशा में 3 पैरों के निशान को दिखाना निश्चित रूप से धोखे का संकेत होता। कुल मिलाकर तो यही बेहतर था कि मैं चढ़ाई का जोखिम उठाऊं। यह कोई सुखद काम नहीं था। वॉटसन, मेरे नीचे गिरने की गर्जना हुई। मैं कोई कल्पनाशील व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे खाई से मोरियार्टी की आवाज़ चीखती हुई सुनाई दी। एक भी गलती जानलेवा हो सकती थी। एक से ज़्यादा बार जब घास के गुच्छे मेरे हाथ में आ गिरे या मेरा पैर चट्टान की गीली दरारों में फिसल गया तो मुझे लगा कि मैं चला गया। लेकिन मैं ऊपर की ओर संघर्ष करता रहा और आखिर में कई फीट गहरी और मुलायम हरी काई से ढकी एक चट्टान पर पहुंच गया, जहां से मैं सबसे आरामदायक स्थिति में बिना देखे लेटा रह सकता था। वहां मैं लेटा हुआ था जब तुम, मेरे प्यारे वाटसन, और तुम्हारी सभी अनुयायी मेरी मौत की परिस्थितियों की बेहद सहानुभूतिपूर्वक और अकुशल तरीके से जांच कर रहे थे। आखिरकार जब आप सभी ने अपनी अपरिहार्य और पूरी तरह से गलत निष्कर्ष निकाल लिए तो आप होटल के लिए रवाना हो गए और मैं अकेला रह गया। मैंने सोचा कि मैं अपने रोमांच के अंत तक पहुंच गया हूं, लेकिन एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना ने मुझे दिखाया कि मेरे लिए अभी भी आश्चर्य बाकी हैं। ऊपर से गिरता हुआ एक विशाल पत्थर मेरे पास तेजी से गुजरता रास्ते से टकराया और खाई में गिर गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन एक पल बाद ऊपर देखते हुए मैंने अंधेरे होते आकाश में एक आदमी का सिर देखा और एक और पत्थर उसी कगार पर लगा जिस पर मैं लेटा हुआ था, मेरे सिर से 1 फुट की दूरी पर। बेशक इसका मतलब साफ था, मोरियार्टी अकेला नहीं था, एक सहयोगी, और उस एक नज़र ने ही मुझे बता दिया था कि वह सहयोगी कितना खतरनाक था। जब प्रोफेसर मुझ पर हमला कर रहा था तब पहरा दे रहा था। दूर से मुझे दिखाई न देते हुए वह अपने दोस्त की मौत और भागने का गवाह था। उसने इंतज़ार किया और फिर चट्टान की चोटी पर पहुंचकर उसने वहां सफल होने का प्रयास किया जहां उसका साथी असफल हो गया था। मुझे इस बारे में सोचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वॉटसन, मैंने फिर से चट्टान के ऊपर से उस गंभीर चेहरे को देखा और मैं समझ गया कि यह किसी और पत्थर के आने का पूर्वाभास था। मैं नीचे रास्ते पर रेंगता हुआ गया। मुझे नहीं लगता कि मैं यह बेपरवाही से कर पाता। यह ऊपर चढ़ने से 100 गुना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे खतरे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि जब मैं अपने हाथों से किनारों से लटकता हुआ था तो एक और पत्थर मेरे पास से गुजरा। आधे रास्ते में मैं फिसल गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं रास्ते पर फटा हुआ और खून से लथपथ उतरा। मैं भागा भागा अंधेरों में पहाड़ों पर 10 मील चला और 1 हफ्ते बाद मैंने खुद को फ्लोरेंस में पाया, इस यकीन के साथ कि दुनिया में किसी को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा केवल एक ही विश्वास पात्र था, मेरा भाई माइक्रॉफ्ट। मेरे प्यारे वाटसन, मैं आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक था कि यह माना जाए कि मैं मर चुका हूँ, और यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि आप स्वयं यह न सोचते कि यह सच है तो आप मेरे दुखद अंत का इतना विश्वसनीय विवरण नहीं लिखते। पिछले 3 वर्षों में मैंने कई बार आपको लिखने के लिए कलम उठाई, लेकिन मुझे हमेशा यह डर लगता था कि कहीं मेरे प्रति आपका स्नेह आपको कोई ऐसी लापरवाही न करने के लिए प्रेरित न करे जिससे मेरा रहस्य उजागर हो जाए। इसी कारण आज शाम जब आपने मेरे बही खाते उलट पुलट किए तो मैं आपसे दूर चला गया, लेकिन उस समय
मैं खतरे में था और आपकी ओर से आश्चर्य और भावुकता का कोई भी प्रदर्शन मेरी पहचान की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता था और सबसे निंदनीय और अपूरणीय परिणाम उत्पन्न कर सकता था। जहाँ तक माइक्रॉफ्ट की बात है, मुझे आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ा। लंदन में घटनाक्रम उतना अच्छा नहीं चला जितना मैंने उम्मीद की थी, क्योंकि मेरियोयार्टी गिरोह के मुकदमे ने उसके 2 सबसे खतरनाक सदस्यों, मेरे सबसे प्रतिशोधी दुश्मनों को रिहा कर दिया। इसलिए मैंने 2 साल तिब्बत की यात्रा की और ल्हासा जाकर और प्रमुख लामा के साथ कुछ दिन बिताकर अपना मनोरंजन किया। आपने सिगर्सन नाम एक नॉर्वेजियन के उल्लेखनीय अन्वेषों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको कभी भी एहसास नहीं हुआ होगा कि आपने अपने दोस्त के बारे में खबर मिल रही है। फिर मैं फारस होते हुए मक्का गया और खातूम के खलीफा से एक छोटी लेकिन दिलचस्प मुलाकात की, जिसके परिणाम मैंने विदेश कार्यालय को बता दिए हैं। फ्रांस लौटकर मैंने कुछ महीने कोल तार प्रत्युत्पन्नों पर शोध में बिताए, जो मैंने फ्रांस के दक्षिण में मोंटपेलियर की एक प्रयोगशाला में किया था। अपनी संतुष्टि के साथ यह निष्कर्ष निकालने के बाद और यह जानने के बाद कि अब मेरा केवल एक शत्रु ही लंदन में बचा है, मैं लौटने ही वाला था कि इस उल्लेखनीय पार्क लेन रहस्य की खबर ने मेरी गतिविधियों को तेज कर दिया, जिसने न केवल अपने गुणों से मुझे आकर्षित किया बल्कि एक अत्यंत अनोखे व्यक्तिगत अवसर भी प्रदान किए। मैं तुरंत लंदन पहुंचा, बेकर स्ट्रीट पर स्वयं पहुंचा, श्रीमती हेडसन को भयंकर उन्माद में डाल दिया और पाया कि माइक्रॉफ्ट ने मेरे कमरे और मेरे कागज़ों को ठीक वैसे ही सुरक्षित किया था जैसे वे हमेशा से थे। ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे वाटसन कि आज दोपहर 2 बजे मैंने खुद को अपने पुराने कमरे में और अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर पाया और केवल यही चाह रहा था कि काश मैं अपने पुराने मित्र वाटसन को उस दूसरी कुर्सी पर देख पाता जिस पर वह अक्सर विराजमान रहता रहा है। अप्रैल की उस शाम मैंने जो अद्भुत वृत्तांत सुना वह ऐसा ही था। एक ऐसा वृत्तांत जो मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय होता अगर उसकी पुष्टि उस लंबे दुबले पतले शरीर और उस उत्सुक चेहरे के वास्तविक दर्शन से न होती, जिसे मैंने फिर कभी देखने के बारे में सोचा भी नहीं था। किसी तरह उसे मेरे दुखद शोक का पता चल गया था और उसकी सहानुभूति उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से झलक रही थी। काम ही दुख का सबसे अच्छा इलाज है मेरे प्यारे वाटसन, उसने कहा, और आज रात हम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है जिसे अगर हम सफलतापूर्वक पूरा कर सकें तो वह अपने आप में इस धरती पर एक इंसान के जीवन को सार्थक बना देगा। मैंने व्यर्थ ही उससे और बताने की विनती की। सुबह होने से पहले तुम काफ़ी कुछ सुन और देख लोगे, उसने उत्तर दिया। हमारे पास चर्चा करने के लिए पिछले 3 साल हैं। 9:30 बजे तक इतना ही काफ़ी है जब हम खाली घर के उल्लेखनीय साहसिक कार्य पर निकलेंगे। मित्रों, यह मैं आपको शार्लक होम्स की रहस्य भरी, रोमांच और जासूसी से भरी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का यह प्रथम भाग था। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।